प्रश्न 1। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो प्रश्न पहला का पहला में हम लिखेंगे, कह रहा है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो इसमें हम सबसे पहले समझना होगा कि पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या क्या होता है। तो पूर्ण संख्या, सबसे पहले प्राकृत संख्या को लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो गिनती की संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। 1 से शुरू होता है और इसके आगे अगर हम शून्य लगा दें तो ये हो गया। गिनती के संख्या के साथ शून्य लगाने से क्या हो जाता है? पूर्ण संख्या। ठीक है, तो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो देखिए, शून्य क्या है? पूर्ण संख्या है, लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। तो इसमें हम लिखेंगे असत्य है, यानी ये कथन असत्य है। असत्य है। तो कारण भी लिखना है, तो लिखेंगे क्योंकि असत्य है, क्योंकि शून्य एक पूर्ण संख्या है। परंतु यह प्राकृत संख्या नहीं है। परंतु यह प्राकृत संख्या नहीं है। तो शून्य क्या है? शून्य पूर्ण संख्या है, लेकिन यह प्राकृत संख्या नहीं है। तो इसीलिए क्या है, ये कथन जो है असत्य है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो यह असत्य कथन है, क्योंकि शून्य क्या है? एक पूर्ण संख्या है, लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। दूसरा है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो क्या कह रहा है दूसरा प्रश्न में कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो पूर्णांक क्या होता है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। देखिए, पूर्णांक जो होता है, तो ऋणात्मक संख्या जैसे शून्य हो गया, तो पूर्णांक किसको कहते हैं? प्राकृत संख्याओं के संग्रह में शून्य तथा ऋण पूर्णांकों को शामिल करने से प्राप्त संख्या पूर्णांक कहलाती है। तो देखिए, ये सब पूर्णांक है। ठीक है, तो अभी हम दूसरा प्रश्न को समझने के लिए पहले पूर्णांक समझना होगा। तो शून्य के साथ साथ देखिए धनात्मक संख्या भी है और ऋणात्मक संख्या भी। ठीक है, तो प्राकृत संख्या के संग्रह में शून्य तथा ऋण पूर्णांकों को शामिल करने से प्राप्त संख्या पूर्णांक कहलाती है। तो देखिए, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है, उसमें शून्य को शामिल कर लेना है और ऋण पूर्णांकों को यानी ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लेना, उसको क्या कहते हैं? पूर्णांक। तो ये सब पूर्णांक है। इसमें देखिए धनात्मक संख्या भी आ रहा है, ऋणात्मक संख्या भी आ रहा है और शून्य भी आएगा। तो ये सब हो गया पूर्णांक। अब परिमेय संख्या क्या होता है? तो परिमेय संख्या वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके। जैसे देखिए, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q शून्य के बराबर नहीं है। तो देखिए, शून्य को हम 0/1 लिख सकते हैं, 1 को क्या लिख सकते हैं? 1/1, 2 को हम 2/2 लिख सकते हैं, 3 को हम 3/1,
तो यहाँ पे जितना भी पूर्णांक है सबको हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। जैसे -1 को हम -1/1 लिख सकते हैं, उसी तरह -2 को -2/1। ठीक है, बटा में सबके बटा में कुछ नहीं है तो 1 है। तो परिमेय संख्या में क्या होना चाहिए, बस हर में शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, हर में शून्य नहीं होना चाहिए। जैसे अगर 2/0 हो गया तो ये परिमेय संख्या नहीं है, बस हर में शून्य नहीं होना चाहिए। तो प्रश्न में कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो देखिए, पूर्णांक जितना भी है सबको हम बटा 1 करके लिख सकते हैं, क्योंकि 3/1 3 ही होगा, 2/1 2 होगा, 1/1 1 होगा, 0/1 0 होगा। ठीक है, -2/1 -2 होगा, -1/1 -1 होगा। यानी प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे Q क्या है, 1 है। देखिए, Q मतलब हर में क्या है, सबका 1 है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे सत्य है, यानी ये जो कथन है वो सत्य है, क्योंकि सत्य है क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक m को m/1 के रूप में लिखा जा सकता है। और इसीलिए यह एक परिमेय संख्या है। तो ये जो कथन है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, ये क्या है, सत्य है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक m को हम यानी प्रत्येक पूर्णांक को m/1 के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। तो जितना भी पूर्णांक है उसको हम बटा 1 के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 2 को हम लिख सकते हैं 2/1, क्योंकि 2 को 1 से भाग देने पे 2 ही आएगा। ठीक है, 0 को हम लिख सकते हैं 0/1, सब परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो परिमेय संख्या यानी P/Q के रूप में होना चाहिए, और Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी हर में 0 नहीं होना चाहिए, उसी को परिमेय संख्या कहते हैं। तो इस तरह हम दूसरा का उत्तर देंगे। तीसरा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, तो पहले हम इसको समझ लेते हैं। तो कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो देखिए, परिमेय संख्या में क्या है, ये देखिए परिमेय संख्या है, P/Q के रूप में है, Q 0 नहीं है, तो ये क्या हुआ, परिमेय संख्या हुआ 5/3। बस हर में 0 नहीं होना चाहिए, हर अगर 0 हो गया तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा। तो 5/3 क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन यह एक पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक में कौन कौन आता है, तो -1 0 1 2 3, ये सब क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 0, और यानी ऋणात्मक संख्या 0 और धनात्मक संख्या, ये सब क्या है, पूर्णांक है।
तो प्राकृत संख्या के साथ शून्य और ऋणात्मक ऋण संख्याओं को शामिल करने से क्या बन जाता है? पूर्णांक। तो ये सब पूर्णांक है, तो 5/3 देखिए पूर्णांक नहीं है। तो कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। अगर यही 5/1 रहता, 5/1 रहता तब तो इसको हम 5 कह सकते हैं, तब क्या होता है ये पूर्णांक। 5/1 को हम पूर्णांक कह सकते हैं क्योंकि 5/1 5 हो जाएगा 1 से भाग देने पे, ठीक है। लेकिन 5/3 को पूर्णांक नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये भिन्न के रूप में है। और तो अगर हर एक होगा तो उसको हम पूर्णांक कह सकते हैं, जिसका हर एक नहीं है उसको क्या कह सकते हैं? परिमेय संख्या। तो 5/3 पूर्णांक नहीं है क्योंकि पूर्णांक में 5/3 देखिए कहीं नहीं आएगा। ये सब क्या है? पूर्णांक है। -3, -4, -2, 0, 1, 2, 3, 4 ये सब क्या है? पूर्णांक है। तो 5/3 क्या है? और कोई भी संख्या ले लीजिए, मान लीजिए ले लिए हम 2/5, ये परिमेय संख्या है लेकिन पूर्णांक नहीं है। तो ऐसे ही कोई भी संख्या हम ले सकते हैं। तो इसका उत्तर हम देंगे असत्य है। ये कथन क्या है? असत्य है। कौन सा कथन? कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो ये कथन जो है असत्य है क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं होती है। तो हम लिखेंगे असत्य है क्योंकि 2/3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन यह पूर्णांक नहीं है। तो ये कथन जो है असत्य है क्योंकि 2/3 एक परिमेय संख्या है लेकिन यह पूर्णांक नहीं है। प्रश्न 4, यदि कोई परिमेय संख्या p/q पूर्णांक है तो q बराबर ±1। तो पहले हम इसका उत्तर लिख लेते हैं, उसके बाद इसको समझेंगे। तो प्रश्न 4 में हम लिखेंगे, क्या कह रहा है? यदि कोई परिमेय संख्या p/q पूर्णांक है तो q बराबर ±1। तो इसमें हम लिखेंगे असत्य है। क्या लिखेंगे? असत्य है क्योंकि क्योंकि 4/2 बराबर 2, 2 क्या है? पूर्णांक है। 2 पूर्णांक है लेकिन q बराबर क्या है? यहाँ पे 2 है। तो इसको हम समझते हैं पहले। क्या कर रहा है प्रश्न में? यदि कोई परिमेय संख्या p/q पूर्णांक है तो q बराबर ±1 होगा। तो देखिए, यदि कोई परिमेय संख्या p/q पूर्णांक है तो 4/2 क्या है? पूर्णांक है। देखिए 4 को 2 से भाग देंगे तो 2 आएगा, ठीक है। तो 4/2 यानी 4/2 के रूप में क्या है? ये परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या भी है 4/2 और पूर्णांक भी है क्योंकि 4/2 2 से भाग देने पे 2 आ रहा है जो कि पूर्णांक है। तो 4/2 को परिमेय संख्या भी कह सकते हैं और पूर्णांक भी। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि यदि कोई परिमेय संख्या पूर्णांक है तो ये तो परिमेय संख्या है और पूर्णांक भी है, ठीक है। 4/2 क्योंकि 4/2 2, 4/2 क्या हो जाएगा? 2, 2 से भाग देने पे तो q बराबर ±1। तो q यहाँ पे 2 है। अगर हम 2 के नीचे तो देखिए 4/2 में इसमें देखिए q p बराबर क्या है? तो p बराबर 4 है और q बराबर 2 है। देखिए p/q के रूप में लिखने पे, ठीक है। तो 4/2 को हम
अगर p बटा q के रूप में लिखते हैं तो p के जगह पे क्या है 4 है और q के जगह पे 2 है, लेकिन इसी को अगर हम 4 को 2 से भाग दे देंगे तो 2 हो जाएगा। अगर हम इसको हम लिखेंगे p बटा q के रूप में तो 2 के नीचे 1 है, कुछ नहीं है, तो देखिए 4 को 2 से भाग देने पे क्या आ रहा है 2, और 2 के नीचे 1 है तो q बराबर क्या हुआ 1 हुआ, तो q बराबर +1 हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, यानी धनात्मक में 1 है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है q बराबर +-1, यानी प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तो ये तो गलत होगा क्योंकि सिर्फ प्लस हो सकता है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा, सत्य है, क्योंकि 4/2 बराबर 2, 2 क्या है पूर्णांक है, लेकिन q बराबर 2 है और q बराबर क्या है यहाँ पे 2 है। अगर परिमेय संख्या में इसको देखें तो 4/2 क्या है परिमेय संख्या है, ठीक है, तो q बराबर यहाँ पे 2 है, ना कि +-1 है। तो इस तरह प्रश्न 4 का हम उत्तर देंगे। प्रश्न 5, यदि कोई परिमेय संख्या p बटा q पूर्णांक नहीं है तो q बराबर +-1 नहीं हो सकता है। तो इसका उत्तर हम पहले लिख लेते हैं, उसके बाद इसको समझेंगे। तो इसका उत्तर होगा सत्य है। क्या होगा, सत्य है, क्योंकि q बराबर +-1, q बराबर +-1 लेने पर p बटा q बराबर p बटा +-1 बराबर +-p एक पूर्णांक हो जाता है, एक पूर्णांक हो जाता है। तो सत्य है क्योंकि q बराबर +-1 लेने पर p बटा q बराबर p बटा +-1 बराबर +-p एक पूर्णांक हो जाता है। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि कोई परिमेय संख्या p बटा q पूर्णांक नहीं है तो q बराबर +-1 नहीं हो सकता है। तो इसको समझने के लिए देखिए कह रहा है यदि कोई परिमेय संख्या, मान लीजिए यहाँ पे कोई परिमेय संख्या 2/3 है, ठीक है, परिमेय संख्या मतलब जो कि p बटा q के रूप में लिखा जा सके। तो देखिए p बटा q के रूप में लिखा, इसको हम ये है 2/3, जहाँ पे q शून्य नहीं होना चाहिए, शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, तो q यहाँ पे 3 है यानी शून्य नहीं है, तो ये क्या हुआ परिमेय संख्या हो गया 2/3। अब कह रहा है यदि कोई परिमेय संख्या p बटा q पूर्णांक नहीं है, ठीक है, ये तो पूर्णांक नहीं है, 2/3 क्या है पूर्णांक नहीं है, ठीक है, तो q बराबर +-1 नहीं हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है q बराबर 3 है, अगर हम q बराबर +-1 लेंगे, मान लीजिए अगर हम q बराबर ले लेते +-1 तो क्या हो जाता 2/+-1 हो जाता, मान लीजिए यहाँ पे 3 नहीं हो, तो कह रहा है कि q बराबर +-1 नहीं हो सकता है। तो अगर हम q बराबर +-1 लेंगे तो या तो 2 प्लस में आएगा या -2 आएगा, जो कि पूर्णांक हो जाता है, क्योंकि +-1 लेने से हर में 1 से भाग देंगे तो या तो 2 आएगा या तो -2 आएगा, क्योंकि 2 को अगर +1 से भाग देंगे तो 2 आएगा, लेकिन 2 को अगर -1 से भाग देंगे तो -2 आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि प्रश्न में जो कह रहा है कि q बराबर +-1 नहीं हो सकता, ये सत्य है, ठीक है, क्योंकि यदि कोई परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं है तो q बराबर +-1 नहीं हो सकता है, यानी ये सत्य कथन है। तो इसका उत्तर हम इस तरह देंगे। तो प्रश्न पहला हम इस तरह से हल करेंगे।